हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा बेटा क्लास में। और IBPS RRB क्लर्क मेंस के लिए आपकी जो सीरीज चल रही है आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि क्वेश्चंस आपको ज्यों के त्यों मिल जाएंगे ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपको यही सारे मिल जाएंगे और जिससे आप सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। रिक्त स्थान का क्वेश्चन है, आप सभी समझ पा रहे होंगे तो करिएगा। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। बताइएगा बताइएगा क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए? हाँ जी बेटा, क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ जी, तैयार हो गए के बाद बेटा यहाँ पे एक डैश और होना चाहिए। यहाँ पर एक डैश और होना चाहिए था, यहाँ पर भी, क्योंकि दो डैश दिए ना। तो गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए परंतु और लेकिन किंतु उन्होंने एक शब्द लिखी, एक शर्त रखी। बेटा और तो नहीं लगता, और तो नहीं लगता, बाकी तीनों लग सकते हैं, परंतु लेकिन किंतु। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य घोषित होने तक। काव्य कोई घोषित हो जाता है, अघोष होता है, कंपन होता है, नहीं, समाप्त होने तक वे नहीं रुकेंगे। यहाँ क्या आएगा? यहाँ समाप्त आएगा, यहाँ किंतु आएगा। क्लियर है? इसी तरह से जोड़े बनाने होते हैं। हमें पता है काव्य को घोषित नहीं किया जाता, कोई घोषणा नहीं की जा रही है, काव्य अघोष नहीं करना है, काव्य में कंपन नहीं डालना है, काव्य को क्या करना है? समाप्त करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में योगदान दिया। कैसा? भरपूर योगदान दिया। अथक, देखो जी तोड़ तो मेहनत होती है, जी तोड़ योगदान नहीं होता। अथक परिश्रम होता है, मेहनत होती है, ये भी नहीं होता। भरपूर योगदान दिया या बेहद योगदान दिया? बेटा भरपूर योगदान बिल्कुल सही यहाँ हो जाएगा। बेहद जिसकी कोई हद नहीं, ये शब्द का प्रयोग नहीं होगा। किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर क्या था? युति थी, नहीं गलत बात, ये आप अगर देखोगे भी तो संदेह था। कुछ लोगों को क्या लगा कि रोहन ने समाज कल्याण में वही कि मतलब उतना योगदान नहीं दिया, यही संदेह रहा होगा, संदेह था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 से 8 तक 6 कथन दिए गए हैं जिनको क्रमशः एक PQRST से दर्शाया गया है। प्रथम कथन अपने उचित स्थान पर है, शेष सभी कथन अव्यवस्थित क्रम में है। मतलब हमें क्या करना है? वाक्य पुनर्व्यवस्था करनी है। इन अव्यवस्थित पंक्तियों को इस प्रकार उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि ये सभी मिलकर एक अर्थपूर्ण परिच्छेद का निर्माण करें। ध्यान दें 2, 3, 4, 5, 6 वाक्यों को PQRST से प्रदर्शित किया है, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। देखिएगा बेटा जी, जैसे हमने कुछ हमने पैराग्राफ पढ़े हैं जिसमें पहला फिक्स होता है, ये तो फिक्स है, और लास्ट भी फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट फिक्स नहीं है, यहाँ सिर्फ पहला फिक्स है, बाद के सभी हमें लगाने हैं। सभी लगाने हैं तो क्विकली एक बार इसको पढ़ लेते हैं, है ना? ठीक है। भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद को सार्वभौम इस प्रकार रखा गया है। किस प्रकार रखा गया है? अभी देखते हैं। इस प्रकार रखा गया है, यहाँ तक कि संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ भी संसद में महाभियोग चलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 पॉलिटी में कभी आपने पढ़ा होगा। बेशक ऐसा करने के लिए संसद के सख्त नियम है, परंतु उसके साथ ही संसद के पास कानून बनाने से लेकर उनमें संशोधन करने के भी अधिकार हैं। ओके, केवल संविधान के मूल ढांचे में संसद को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। ओके, कि इसके पास देश के ऊंचे से ऊंचे पद
पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। ओके। और न्यायपालिका के न्यायाधीशों के विरुद्ध संसदीय नियमों का पालन करते हुए अभियोग चलाया जा सकता है। अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे, भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद को सार्वभौम इस प्रकार रखा गया है और इस प्रकार के साथ की जुड़ जाएगा, इस प्रकार के साथ की जुड़ जाएगा, वन के बाद एस आना तय है कि इसके पास देश से ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। और आप कहेंगे यहाँ तक कि संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ भी संसद में महाभियोग चलाया जा सकता है। समझ गए? यहाँ तक कि, ठीक है, और उन पर चला सकता है। और न्यायपालिका के न्यायाधीशों के विरुद्ध संसदीय नियमों का पालन करते हुए अभियोग चलाया जा सकता है। बेशक ऐसा करने के लिए संसद के सख्त नियम हैं, परंतु इसके साथ ही संसद के पास कानून बनाने से लेकर उसमें संशोधन करने का अधिकार है। केवल संविधान के मूल ढांचे में संसद को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। ये बन रहा है क्रम, इसके अलावा कोई क्रम बेटा बनेगा ही नहीं। यही क्रम बन रहा है कि भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद को सार्वभौम इस प्रकार रखा गया है कि इसके पास देश के ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। यहाँ तक कि संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ भी संसद में महाभियोग चलाया जा रहा है और न्यायपालिका के न्यायाधीशों के विरुद्ध संसदीय नियमों का पालन करते हुए अभियोग चलाया जा रहा है। बेशक ऐसा करने के लिए संसद के सख्त नियम है, परंतु इसके साथ ही संसद के पास कानून बनाने से लेकर उसमें संशोधन करने के अधिकार भी हैं। केवल संविधान के मूल ढांचे में संसद को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद का तीसरा वाक्य कौन सा होगा? तो तीसरा कौन सा है बेटा? पी है। अगर आप इसको क्रम देना चाहें एग्जाम में, एक बार जल्दी जल्दी से क्रम भी देख लेना, कहीं जल्दी में आप इसे तीसरा मानने लगो, वन को छोड़ दो, तो तीसरा तो पी ही है ना? चलिएगा। चौथा कौन सा है? पी के बाद क्या आ रहा है बेटा? पी के बाद आ रहा है टी। टी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो आप कर ही लेते हो वैसे भी। अनुच्छेद का पांचवा वाक्य कौन सा है? पांचवा है क्यू और अंतिम है आर। पांचवा कौन सा है? क्यू है और बेटा जी अंतिम वाक्य कौन सा है? आर है। अंतिम वाक्य कौन सा है? आर है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट देख लीजिएगा। अनुच्छेद का दूसरा वाक्य कौन सा है? तो आप कहेंगे मैम दूसरा पहले के बाद ही आता है, पहला फिक्स है, तो दूसरा कौन सा हो गया? एस हो गया। दूसरा कौन सा है बेटा जी? एस हो गया। और ये हमारा अनुच्छेद पूरा हो गया। एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने की कला ही आपका पैराग्राफ बनवा देगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं गुड्डे। चलिए, अनुच्छेद का तीसरा वाक्य कौन सा होगा? फिर से आगे तीसरा, हमने बताया नहीं तीसरा। अच्छा तीसरा ही रह गया है पूछने को, रिपीट हो गया तीसरा। पी होगा। पी क्वेश्चन एक रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। कौन सा हो जाएगा बेटा जी? पी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आप पठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 9 और 10 दो प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। कितने लोग जानते हैं मेरा नाम सुयोधन था, दुर्योधन नहीं? आप सभी ने महाभारत में दुर्योधन नाम पढ़ा होगा। महाराज धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के महाराजा थे, उनके पुत्र का नाम दुर्योधन था। तो वही कहते हैं कि वो एक अंतर्मन की बात कहते हैं ना, उस तरह की बातें चल रही हैं। कितने लोग जानते हैं मेरा नाम सुयोधन था, दुर्योधन नहीं? कोई माता पिता अपने बच्चे को दुर्योधन नहीं कहेंगे, तो क्या महाराज धृतराष्ट्र और महाराजनी गांधारी ने अपने पुत्र को सुयोधन के बदले दुर्योधन कहते होंगे? कोई पिता अपने पुत्र को दुष्ट योद्धा कैसे कह सकता है? बताइए, नाम ही उसका गलत क्यों रखा? बच्चा बाद में कितना भी पाप करे, पर माँ बाप तो अच्छा ही नाम सजेस्ट करते हैं ना, तो वही बोला जा रहा है। इतिहास ने मेरे साथ अत्याचार किया है, मतलब जो हिस्ट्री लिखी गई है उसने मेरे साथ गलत किया है। सदा से यही होता आया है। पिता से राज्य का उत्तराधिकार पुत्र को मिलता है। मेरे दादा से मेरे पिता को मिला और पिता से पाने का अधिकार मुझे ही था। हर बच्चे को
अपने पिता की संपत्ति मिलती है, अपने पिता का राज्य मिलता है, अपने पिता का शासन मिलता है ना। पर मेरे पिता के जीते जी पांडवों ने दाव चलाना प्रारंभ कर दिया। देखो कोई भी चीज होती है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर दो पक्ष लड़ रहे हैं तो दोनों अपनी जगह पे सही होते हैं, दोनों ही अपनी जगह पे सही होते हैं। तो यहाँ दूसरा पक्ष दिखाया, प्रारंभ कर दिया। माना जुए में, जुए होना चाहिए हालांकि, माना जुए में मामा जी ने चालाकी की, पर युधिष्ठिर भाई साहब को किसने कहा था कि भाभी को दाव पर लगाएं, मतलब द्रौपदी को दाव पर लगाने के लिए किसने कहा था, है ना, युधिष्ठिर से। नारी जाति का अपमान तो उन्होंने किया। सबसे पहले तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पे लगाया ना, तब तो कौरव जीते। बताइए, पति का कर्तव्य धर्मराज को याद नहीं रहा। देख लीजिएगा, जीते जी जीत जाते तो सब कुछ पा जाते, पर दांव में लगाकर हार गए तो तमाशा खड़ा कर दिया। ये एक कहते हैं ना, दूषित मन की जो विकार होते हैं वो सामने आते हैं, वो दिखाया जा रहा है। उन पर जो विपत्तियां आई वे बीज उनके बोए थे, क्योंकि सही बात है कि युधिष्ठिर भी तो मना कर सकते थे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने से। मैंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और मेरा विनाश करने के लिए लड़ाई लड़ी, और उन्होंने मेरा विनाश करने के लिए, मतलब ये पांडवों के लिए बोल रहे हैं, जीतना उन्हें ही था। पर हाय रे दुर्भाग्य, आज हजारों वर्षों बाद भी लोग मेरा असली नाम तक नहीं जानते। एक तरह से ये दुर्योधन की मर्म कथा कही गई है इस पैराग्राफ में, और ये मैंने नहीं बनाया, ये किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो कोई अपने सुविचार यहाँ नहीं रखेगा कि मैम ऐसा नहीं था, ये सत्य नहीं था, वो सत्य नहीं था, ये मैंने बनाया नहीं है। समझ गए? ये किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, पैराग्राफ है। तो धर्मराज कहा गया है, किसे कहा गया है आप सभी जानते हैं। अगर ये सब नहीं भी दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए, धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है, और ये लिखा हुआ भी है कि चालाकी की। पर युधिष्ठिर भाई साहब को किसने कहा था, भाभी को दांव पर लगाएं। नारी जाति का अपमान तो उन्होंने किया, पति का कर्तव्य धर्मराज को याद नहीं रहा, अर्थात युधिष्ठिर को याद नहीं रहा। दुर्योधन क्यों दुखी है, वह युद्ध हार गया था? नहीं। उसने द्रौपदी का चीरहरण किया? नहीं। माता पिता ने उसका नाम दुर्योधन रखा? नहीं। लोग आज तक उसका असली नाम नहीं जानते, है ना। पर हाय रे दुर्भाग्य लिखा भी है, पर हाय रे दुर्भाग्य मतलब वो दुखी हो रहा है अपने भाग्य पर, क्योंकि आज तक लोग उसका असली नाम नहीं जानते, लोगों को आज तक उसका असली नाम नहीं मालूम। यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है। समस्या हमेशा कभी लिखा है, यह एक बड़ी समस्या है। हमेशा कह देना मैम बड़ी समस्या जैसी कोई चीज़ नहीं होती। समस्या कैसी होती है? गंभीर होती है, तो गंभीर है। मुझे बड़ी भूख लगी है, बेटा बड़ी भूख नहीं होती, बहुत भूख होती है। क्या होती है? बहुत भूख होती है। क्लियर है? मैंने राम से पूछा, ये तो ठीक है, और वह घर से आ गया, ठीक है। आप क्या कहेंगे? यही होना चाहिए, बी वाला आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, और आप सभी के जवाब भी अब ठीक आने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करें। राम ने, ई लगा सकते हो इसमें, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं, वैसे भी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कम आता है ना। चलिए बताइए, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, भीख मांगी? बताइए, क्षमा की, भीख मांगी? बेटा क्षमा मांगी होगा, डायरेक्ट ही क्षमा मांगी हो जाएगा, क्षमा की भीख थोड़ी मांगी जाएगी। तो कौन सा? डी वाला ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला ही आंसर सही हो जाएगा। और इसमें तो इनमें से कोई नहीं खूब बनता है, इनमें से कोई नहीं से कोई नहीं, और बहुत सारे बन जाते हैं, इसलिए मैं लिखवा दे रही हूँ।
कोई नहीं। चलिए, आप बोलेंगे आधुनिक भारत मतलब जो अभी भारत चलता है, कह सकते हैं आप मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में नवयुवकों पढ़ता है तथा सामाजिक और आर्थिक चिंताएं उन्हें हर समय को रोजगार केंद्रों की दिन दिन खाक छान कर भी निराश होना फाड़ खाने को दौड़ती है। क्या दौड़ती है बताइएगा, चलिएगा। हाँ, चलिए, आधुनिक भारत में नवयुवकों को खाक छानकर भी निराश होना पड़ता है और सामाजिक और आर्थिक चिंताएं उनसे हर समय को रोजगार केंद्रों की दिन दिन नहीं, सामाजिक और आर्थिक चिंताएं उसे हर समय फाड़ खाने को दौड़ती हैं। राह एंड में आएगा, रा के बाद 6 आएगा, रा के बाद 6 आएगा। वाह या आधुनिक नवयुवकों में खाक छान कर भी निराश होना। ओके ओके ओके, ला आ जाएगा बेटा, पहले ला आएगा। क्या आएगा? आधुनिक भारत में नवयुवकों को रोजगार केंद्रों की दिनों दिन खाक छानकर भी निराश होना पड़ता है तथा सामाजिक और आर्थिक चिंताएं उसे हर समय फाड़ खाने को दौड़ती हैं। लावा या रा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें भी आप एक ऑप्शन लगा देते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना, ये बना लेना, या एक से अधिक भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, शांति के समय में भी जब पड़ती है तो हमारे सैनिक जी जान के निवारण की सहायता की आवश्यकता, बाढ़, सूखा, महामारी और हड़तालों आदि समस्याओं से देशवासियों की सहायता करते हैं। ओके, और हड़तालों आदि समस्याओं से, ओके। शांति के समय भी जब बाढ़, सूखा, महामारी और हड़तालों आदि समस्याओं के निवारण के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे सैनिक जी जान से देशवासियों की सहायता करते हैं। यही हो जाएगा बिल्कुल सही क्रम। लावा राया, बेटा ये सी वाला बिल्कुल ठीक बन रहा है, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा। लावा यारा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न 5 से 19 के लिए दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रत्येक संख्या के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जिज्ञासा मनुष्य की प्रवृत्ति है, आनंद प्राप्ति उसके स्वाभाविक। ओके, घोर से घोर में भी मनुष्य, ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात हैं। ओके, उसका संतोषजनक ना होने पर मनुष्य में एक ओर तो उत्पन्न होती, दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। गद्यांश के रिक्त स्थान 15 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है मनुष्य। जिज्ञासा मनुष्य की कैसी प्रवृत्ति है? औपचारिक प्रवृत्ति है, अनौपचारिक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है या अस्वाभाविक प्रकृति है? आप कहेंगे मैम स्वाभाविक प्रकृति है। कैसी है? स्वाभाविक है, जिसे हम नेचुरल बोल देते हैं। आगे बढ़ते, गद्यांश के 16 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक क्या है? स्वाभाविक क्या है? आनंद की प्राप्ति क्या होती है उसकी स्वाभाविक? कामना, निवृत्ति, जिज्ञासा या आवृत्ति? बताना बेटा क्या होती है? आप कहेंगे भैया मैम मन करता है कि हम ना बहुत सुखी रहें, हम ना बहुत ही खुश रहें। देख लीजिएगा, यही इसमें लिखा है कि आनंद प्राप्ति मतलब खुशी की प्राप्ति उसकी स्वाभाविक क्या है? कामना है।
ये क्या है? स्वाभाविक प्रकृति है, स्वाभाविक वाविक। और पता है तुम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दो, देखो थोड़ा सा ध्यान दो ना, और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक। देखिएगा अगर आपको पहला ना समझ में आ रहा हो तो आगे पढ़ के ये देखिए, ये पेयर बन गया, ठीक है। घोर से घोर, घोर से घोर मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक जन्मजात हैं। घोर से घोर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या भौतिकवादी, बताइए बताइएगा इनमें से कौन सा आएगा? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। घोर से घोर कैसा व्यक्ति? घोर से घोर कैसा व्यक्ति? देखो समाज में तो रहेगा तो होंगे ही। आर्थिक, राजनीतिक क्या होना चाहिए? आप कहेंगे मैम भौतिकवादी। जो इंसान फिजिकल चीज़ों की, भौतिक चीज़ों के लिए की कामना करता है, सांसारिक चीज़ों की कामना करता है, उसमें भी ये सबसे ज़्यादा ये दोनों प्रवृत्तियां क्या, एक तो आनंद की कामना है ना, एक तो आनंद की कामना, और जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अच्छा, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा होगी, ये भी तो मैंने आपको बताया नहीं। घोर से घोर भौतिकवादी, भौतिकवादी वादी मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात हैं। उसका संतोषजनक ना होने पर, ओके, उसका संतोषजनक क्या? संतोषजनक शमन, निवारण, गमन, उद्वेलन, बताइए क्या होना चाहिए? ये तो अच्छा है, अगर ये बता दो, बताइएगा। अगर इनमें से आप बता दो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बताइएगा बताइएगा। देखो उसका संतोषजनक शमन ना होने पर मनुष्य, एक ओर तो शमन का अर्थ होता है एक तरफ से एक उपाय होना, हालांकि शमन दबाने को भी कहते हैं, दमन शमन है ना, आप कहते हैं है ना। शमन ना होने पर भी क्या होता है? मनुष्य एक ओर तो उत्पन्न होती है, दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। बेटा ये तो निगेटिव है, तो इधर भी निगेटिव शब्द आएगा, है ना, इधर भी निगेटिव शब्द आ जाएगा, है ना, समझ गए? क्लियर? हाँ जी, यहाँ पर क्या आएगा? उसका संतोषजनक शमन ना होने पर, समाधान ना होने पर, पूर्ति ना होने पर, निवारण तो नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं, गमन आना नहीं, उद्वेलन भी नहीं, कोई नहीं भी नहीं। गद्यांश का रिक्त स्थान 19 के लिए उपयुक्त शब्द देखिएगा। आप कहेंगे मैम देखिएगा ये सारे शब्द हैं निगेटिव, एक ओर तो उत्पन्न होती है, दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। क्या उत्पन्न होती है? आप कहेंगे मैम देखिएगा निगेटिव ही शब्द आना चाहिए, बताओ क्या आएगा? आप कहेंगे ये पॉजिटिव, दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, है ना। आप बता दो दुरावस्था या अनास्था? आप कहेंगे मैम अनास्था। ईश्वर के प्रति जो आस्था इत्यादि होती है, या चीज़ों के प्रति कुछ पाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे होते हैं, उसमें कुछ आस्था तो होती है ना। मेनली तो आस्था हम ईश्वर के प्रति विश्वास के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या होगी? अनास्था उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी बेटा? आप कहेंगे अनास्था उत्पन्न होती है, अनास्था, और साथ में क्या होता है? दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद भी उत्पन्न होते हैं। नेगेटिव टू नेगेटिव जोड़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आयोग की रिपोर्ट के समक्ष समर्पित की गई, रेखांकित को प्रतिस्थापित मतलब बदलना है इस शब्द को। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष, बेटा जी देखो कोई भी रिपोर्ट समर्पित नहीं की जाती है, समर्पित तो नहीं की जाएगी, किसी को कुछ समर्पित करना तो अलग बात होती है। आप कहेंगे रिपोर्ट तो प्रस्तुत की जाती है, जारी भी नहीं की जाती, अर्पित भी नहीं की जाती, लोकार्पित भी नहीं की जाती, लोगों को अर्पित। ठीक है। गिरीश ने अपने पांव से जूता निकाला, बताइएगा। जूता खिसकाया, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। जूता गिराया, बिल्कुल नहीं। जूता हटाया, बिल्कुल नहीं। जूता उतारा। और यहाँ पर ऐसे में कई बार ऐसा भी हो जाता है कोई प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, नहीं लिख लो। तो आप कहेंगे मैम देखिएगा अगर
आप हमेशा देखते हैं, आप हमेशा कहते हैं पहनने वाली चीज़ों को उतारा जाता है। क्या किया जाता है? उतारा जाता है। तो आप क्या कहेंगे? जूता उतारा। खासकर जूते, मोजे, वस्त्र इत्यादि, है ना। और जो हम गहने, घड़ी, इन सब चीज़ों को क्या कह देते हैं? निकालना कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं गुड्डे। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। आलोचक तो किसे कहते हैं बेटा? आलोचना करना। आलोचक, आलोचना करने वाला, करने वाला। बेटा आलोचना का अर्थ साहित्य में कोई बुराई ही नहीं होता, आलोचना का अर्थ समीक्षा भी होता है। और जो छोटे से छोटे काम में कमी ढूंढता है छिद्रान्वेषी कहलाता है। और ईर्ष्यालु आप कहेंगे ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्या करने वाला क्या कहलाता है? ईर्ष्यालु कहलाता है। अज्ञानी आप कहेंगे जिससे ज्ञान नहीं हो, जिसे ज्ञान ना हो, ना हो, वो अज्ञानी कहलाता है। छिद्रान्वेषी कहलाता है जो छोटे से छोटे काम में कमी ढूंढता है। आंसर इसका क्या होना चाहिए? आंसर इसका छिद्रान्वेषी भी नहीं होगा, आंसर इसका होगा ई लगा दो कोई नहीं। क्यों? क्यों? हालांकि यह प्रश्न ऐसे ही आया गया। क्यों होगा? छिद्रान्वेषी कौन होता है? छोटे से छोटे काम में कमी ढूंढने वाला, ढूंढने वाला, वाला, है ना, ये हो जाएगा। और सिर्फ ढूंढने को तो हम क्या कहते हैं? इधर लिख देती हूं मैं बेटा, छोटे से छोटे काम में कमी ढूंढना, छोटे से छोटे काम में कमी ढूंढने को हम, में कमी ढूंढने को हम क्या कहते हैं? कमी ढूंढना क्या कहलाता है? तो आप कहना ये कहलाता है छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण, वेषण। क्लियर है? ये होता है, ये तो कोई व्यक्ति होता है, ढूंढने वाला तो व्यक्ति होगा, ये हो जाएगा ढूंढने वाला। तो आंसर वैसे अगर हमारे पास कोई नहीं है ऑप्शन में तो कोई नहीं लगवाएंगे। जो एग्जाम में आया वहां बी माना गया क्योंकि वहां पे ऑप्शन था नहीं। क्लियर है बेटा जी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, बताइएगा क्या कहलाएगा? बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है सारे ऑप्शंस देखना ज़रूरी है। जैसे आप कहेंगे वैष्णव तो आप कहेंगे विष्णु की उपासना करने वाले, विष्णु की उपासना करने वाले, उपासना करने वाला, करने वाला क्या कहलाता है? वैष्णव कहलाता है। ठीक है। आशातीत आप कहेंगे आशा से अधिक, आशा से अधिक, अधिक, है ना, आशातीत कहते हैं। और जिज्ञासु कहते हैं जानने की इच्छा रखने वाला। और कुलीन हम कहते हैं जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो बेटा, जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो, कुल में जन्म लिया हो, जन्म लिया हो, लिया हो, वो क्या कहलाता है बेटा जी? वही तो क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। क्या कहलाता है गुड्डे? कुलीन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिरंतन का पर्याय क्या है? आप कहेंगे मैम चिरंतन का अर्थ होता है, चिरंतन का अर्थ होता है जो लगातार चलता रहे, अर्थात शाश्वत। इसे हम निरंतर भी कह देते हैं बेटा, निरंतर भी कह देते हैं, है ना बेटा। इसे हम सनातन भी कह देते हैं, सनातन भी कह देते हैं। अंतिम तो नहीं कहेंगे, अंतिम तो आखिरी को कहेंगे। कटु हम कड़वा को कह देते हैं, है ना, बहुत कटु बोलता है वो। और स्मरणीय आप कहेंगे यादगार, यादगार कहलाता है स्मरणीय। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा। अगर इसमें ऑप्शन है ना, है ना, अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तो आप ये लगा देते कोई नहीं, और अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप वो लगा देना। अटवी होता है, कांतार होता है, कानन होता है बेटा, विपिन होता है, विपिन होता है, अरण्य होता है, अरण्य होता है ना, है ना, ये दोनों होते हैं, पर कांता नहीं होता। कांता तो हम किसे कहते हैं बेटा? पत्नी को कहते हैं, है ना, पत्नी को कहते हैं, बीवी को कहते हैं, है ना। आप कहेंगे भार्या को कहते हैं, अर्धांगिनी को कहते हैं,
अर्धांगिनी को कहते हैं, है ना। ये सब हम किसे कहते हैं, पत्नी को कह देते हैं। क्लियर है, क्लियर है बेटा जी। हाँ जी, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। एक अशुद्ध है ना। आप इसमें बताइएगा कौन सा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। बेटा हर एक का बोध करा दिया, ये गए नहीं, गया होगा। बाकी देखते हैं, सड़क पर बहुत भीड़ है, ठीक है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ठीक है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध भी ठीक है ना। घनिष्ठ संबंध भी यहाँ लिख देते हैं, पर ये वाला तो बिल्कुल अशुद्ध हो गया, है ना। ये वाला तो बिल्कुल अशुद्ध हो गया। तो आप इसमें कौन सा लगा देंगे, बी ही लगा देंगे। अगर ये भी शुद्ध होता तो कोई नहीं लगा देते। अगर बी नहीं मिलता तो हम इस गहरे की जगह घनिष्ठ लगा देते। हालांकि गहरा संबंध यहां चल जाएगा क्योंकि वो ज्यादा गलत है। अगर दो गलत ढूंढोगे तो ये ज्यादा गलत है, क्यों, क्रिया ही गलत कर दी, है ना। शब्द और वाक्य के पूरे सेंस पर अगर गौर किया जाए तो वाक्य का पूरा सेंस ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। बता दो कहाँ गलती है, बताइएगा कहाँ गलती है, बताइए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं या खरीदनी है। आप कहेंगे लीची स्त्रीलिंग है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, फिर खरीदनी है। खरीदने को ये लड्डू पेड़े थोड़ी है ना। खरीदनी है आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा जी। सीमा कुछ छुपा रही, लगता है दाल में कुछ काला है। दाल खराब होना, बिगड़ हो जाना, कुछ गड़बड़ होना या शक करना। बताओ क्या होना चाहिए, बताइएगा। तो आप कहेंगे मैम कुछ तो गड़बड़ है दया, बिगड़ जाना नहीं, दाल खराब। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, और वो नहीं होता तो शक करना, हम संदेह होना कह सकते हैं। आप शक करना नहीं, संदेह होना कहलाया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, दाल में कुछ काला है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देवता कूच कर जाना, होश में ना रहना, दुर्गति होना, दूर चले जाना या घबरा जाना। बताओ देवता कूच कर जाने का अर्थ क्या है। आप कहेंगे बहुत ज़्यादा घबरा जाना। ये भी गलत, कौन सा हो जाएगा। आप कहेंगे देवता कूच कर जाना अर्थात अत्यधिक घबरा जाना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंगत विलोम युग्म कौन सा है। घात प्रतिघात, बिल्कुल ठीक है। प्रसारण संकुचन, ठीक है। खग मृग, ठीक है बेटा। शाश्वत का विलोम सदैव नहीं होता, नश्वर होता है, क्षणिक होता है ना। अभी हमने जब शाश्वत के पर्याय देखे हैं तो हमें पता चल गया कि सदैव तो इसका क्या होगा, पर्यायवाची होगा। और आज की क्लास, क्योंकि बेटा ये आप वीडियो सेक्शन में आपको मिलेगी, तो आज की क्लास को इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका HW है, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि क्या है इसका जवाब। और वीडियो सेक्शन में ही आपको कल की क्लास भी मिलेगी बेटा और परसों की भी मिलेगी, है ना। वीडियो सेक्शन में ही आप इसका जवाब कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी से कल। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, बाय।